दिस इज़ अदिति पांडे। वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज आप सब सोच रहे होंगे कि ज्योग्राफी की क्लास में मैं क्या कर रही हूँ। एक्चुअली अनिल सर की तबीयत ख़राब है, तो जब तक उनकी तबीयत सही नहीं हो जाती तब तक ज्योग्राफी मैं पढ़ाऊँगी। तो आइए देखते हैं आज हम लोग को क्या पढ़ना है। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएँ और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन। तो हम जल का संरक्षण और प्रबंधन कैसे करें। देखिए, जल हमारी धरती पे 0.03% जल ऐसा जल पाया जाता है जो कि प्योर है, और जो बाकी जल है वो खारा जल है, समुद्र का पानी है। तो हमें जल का संरक्षण करना चाहिए, एज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। एंड जलीय कृतियाँ काफ़ी सारी बनाई गई हैं, और जल के संरक्षण हेतु आज से ही नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही लोग कई सारे कार्य करते आ रहे हैं। जैसे जल की सिंचाई, और ईसा के 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नज़दीक त्रिंगवेरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनवाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बृहद स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण भी है। कलिंग उड़ीसा, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश, बेन्नूर कर्नाटक और कोल्हापुर महाराष्ट्र में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के भी सबूत मिले हैं। अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी। बांध क्या है, आइए जानते हैं। बांध जल को संरक्षित करने का एक उपाय है, और यह प्रबंधन और संरक्षण में सहायक होता है। परंपरागत बांध नदियाँ और वर्षा के जल को इकट्ठा करके बाद में उन्हें खेतों में सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते थे। आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बल्कि बहुत से कार्यों के लिए भी उपयोग में आता है। जैसा कि बांध से हम विद्युत उत्पादन करते हैं, औद्योगिक उपकरण, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन और मछली पालन इत्यादि कार्य भी किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो सतलुज व्यास की सिंचाई और बेसिन में भाखड़ा नांगल परियोजना, जो भाखड़ा नांगल बांध परियोजना है जो पंजाब में सतलज नदी पर बनाई गई है, यह विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों में ही काम आती है। वैसे ही महानदी में हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है। बाढ़ बहते जल को रोकने, दिशा देने तथा बहाव को कम करने के लिए खड़ी की गई एक बाधा है, जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जल भरण बनाती है। बांध का अर्थ होता है जलाशय से लिया जाता है, न कि सिर्फ इसके ढांचे से। अधिकतर बांधों में एक ढलवा हिस्सा होता है जिसके ऊपर या अंदर जल रुक रुक कर या फिर लगातार बहता है। बांधों का वर्गीकरण उसकी संरचना के अनुसार किया जाता है। संरचना और उसमें प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर बांधों को लकड़ी के बांध, तटबंध बांध या फिर पक्का बांध के अलावा कई सारे उपवर्गों में भी बांटा जा सकता है। ऊंचाई के अनुसार बांधों को बड़े बांध, मुख्य बांध या फिर नीचे या मध्य बांध के रूप में वर्गीकृत किया गया है। स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई समन्वित जल संसाधन प्रबंधन उपागम पर आधारित बहुउद्देशीय परियोजना को उपनिवेशन काल में बनी बाधाओं को पार करते हुए देश को विकास और समृद्धि की राह पर ले जाने वाली एक वाहन के रूप में देखा गया है। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो गर्व से बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा करते थे। औद्योगिकीकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी। पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजना और बड़े बांध के कारणों से परिनिरीक्षण और विरोध के विषय भी बन गए हैं। नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने का जो प्राकृतिक बहाव है वो अवरुद्ध हो जाता है, जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है और अत्यधिक तलछट जलाशयों की तली पर जमा हो जाता है, जिससे नदी का तट अधिक चट्टानी हो जाता है और नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। बांध नदियों को टुकड़ों में बांध देता है, जिससे विशेषकर अंडे देने की ऋतु में जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले जलाशयों द्वारा वहां मौजूद वनस्पति और मिट्टियां जल में डूब जाती हैं, जो कालांतर में अपघटित हो जाती हैं। बहुउद्देशीय परियोजना और बड़े बांध नए सामाजिक आंदोलनों जैसे कि मुख्य आंदोलनों के कारण भी बन गए। इन परियोजना के विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदायों के वृहद स्तर पर विस्थापन के कारण है। आमतौर पर स्थानीय लोगों को तो कोई बहुत फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि अपनी ज़मीन और आजीविका के संसाधन जिनसे उन्हें लगाव हो उन्हें त्याग करना पड़ता है सरकार के हेतु। और कुछ नगरीय केंद्रों को भी, गांव के भूमिहीनों को ही ले लीजिए, वास्तव में उन्हें ऐसी परियोजनाओं से भला क्या लाभ होता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओ है, जो जनजातीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों और मानव अधिकार
अधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में लामबंद करता है। मूल रूप से शुरू में यह आंदोलन जंगलों के बांध के पानी में डूबने जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर केंद्रित था, परंतु आजकल यहाँ का आंदोलन लक्ष्य बांध से विस्थापित गरीब लोगों को सरकार से संपूर्ण पुनर्वास सुविधाएं दिलाना हो गया है। लोगों ने सोचा कि उनकी यातनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी, विस्थापन का शोक स्वीकार किया या विश्वास करके कि सिंचाई के प्रसार से वे मालामाल हो जाएंगे। प्रायः रिहंद और उत्तरजीवी ने हमें बताया कि उन्होंने अपने कष्टों को देश के लिए कुर्बानी के रूप में स्वीकार किया है, परंतु अभी के बाद जब उनकी आजीविका और अधिक जोखिमपूर्ण हो चुकी है, पूछते जा रहे हैं हमें ही देश के लिए कुर्बानी देने के लिए क्यों चुना गया था। सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप परिवर्तित कर दिया, जहां किसान जल गहन और वाणिज्य फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इससे मृदा के लवणीकरण जैसे गंभीर पारिस्थितिकीय परिणाम हो सकते हैं। इसके दौरान इसने अमीर भूमि मालिकों और गरीब भूमिहीनों में सामाजिक दूरी बढ़ाकर एक सामाजिक परिदृश्य ही बदल दिया है। जैसा कि हम सब देख सकते हैं कि बांध उसी जल के अलग अलग उपयोग और लाभ चाहने वाले लोगों के बीच एक संघर्ष को जन्म देते हैं। जैसा कि आप ये मैप देख रहे हैं, ये मैप भारत का है और इसमें बताया गया है कि कौन से विभिन्न राज्यों में कौन सी नदी पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं। जैसा कि पंजाब हो गया, पंजाब में सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बना हुआ है। उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड में टिहरी नदी पर टिहरी बांध बना हुआ है और अन्य बांध हैं। तो आप ये मैप बना लीजिएगा, ये मैप परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नदी परियोजनाओं पर उठी अधिकतर आपत्तियां उनके उद्देश्यों में विफल हो जाने के कारण ही हैं। ये भी एक विडंबना ही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो बांध बनाए जाते हैं बाढ़ के नियंत्रण के लिए, कभी कभार यही बांध बाढ़ के कारण भी बन जाते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा के दौरान बांधों में छोड़े गए जल की वजह से बाढ़ की स्थिति और भी विकट हो गई थी, बल्कि उससे काफ़ी ज़्यादा जान और माल का नुकसान हुआ था, अपितु वृहद स्तर पर मृदा अपरदन भी हुआ था। बांध के जलाशय पर तलछट जमा होने का यह भी अर्थ है कि तलछट, जो कि एक प्राकृतिक उर्वरक है, बाढ़ के मैदानों तक नहीं पहुंचती, जिससे भूमि निम्नीकरण की समस्याएं भी बढ़ जाती हैं और बाढ़ होने से जलीय जीव जो हैं, कई सारी जल जनित बीमारियां भी दूषण सब कुछ फैलता है। वर्षा जल संग्रहण तंत्र इसके सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक तौर पर व्यवहार्थ विकल्प हो सकते हैं। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माण के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी पाए जाते थे। लोग वर्षा पद्धति के बारे जो प्राचीन काल के लोग थे, उन्हें वर्षा पद्धति के बारे में एक गहरा ज्ञान था, जिस कारण वो स्थानीय परिस्थितियों और उनकी जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भौम जल, नदी जल और बाढ़ जल संग्रहण करके अनेक तरीके से विकसित कर लिए थे। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गूल अथवा कुल जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बनाकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई थी। पश्चिमी भारत, विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम था। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते थे। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे, ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके और संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। राजस्थान के जिले जैसलमेर में खादीन और अन्य क्षेत्रों में जौहड़ इसके उदाहरण हैं। ये आप देख सकते हैं, जो चित्र बना हुआ है, हैंडपंप के माध्यम से पुनर्भरण किस तरह से दिखाया है, और ये बेकार पड़े कुएं के माध्यम से पुनर्भरण। ठीक है। पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करके छत का वर्षा जल एकत्रित किया जाता है। रेत और ईंट का प्रयोग करके जल का छनन यानी कि फिल्टर किया जाता है। भूमिगत पाइप के द्वारा जल हौज तक ले जाया जाता है, जहां से इसे तुरंत प्रयोग में लाया जा सकता है। ये जल के संरक्षण के कुछ तरीके हैं। हौज से अतिरिक्त जल कुएं तक ले जाया जाता है। कुएं का जल भूमिगत जल का पुनर्भरण करता है। बाद में इस जल का उपयोग भी किया जा सकता है।
राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में विशेषकर बीकानेर, फालोदी और बाड़मेर में लगभग हर घंटे पानी पीने की संग्रहित करने के लिए टाँका हुआ करता था। वो एक घर में 6.1 मीटर गहरा, 4.27 मीटर लंबा तथा 2.44 मीटर चौड़ा टाँका हुआ करता था, जो कि वर्षा जल को संग्रहित करता था, जिसे घर के मुख्य आंगन में बनाया जाता था तथा घर और ढलवा छतों से पाइप द्वारा जुड़ा रहता था। पहला जल और छत और नलों को साफ करने के प्रयोग में होता था। इसके बाद वर्षा वाली जल का संग्रहण होता था। टाँका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता था, जिससे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से राहत मिलती थी। दुख की बात है कि आज पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की नीति इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध 12मासी पेयजल के कारण कम होती जा रही है, लेकिन कुछ घरों में आज भी टाँका जो है वो उपस्थित है। गाँव में लगभग 200 घरों में यह व्यवस्था है। और बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये एक बांस की पाइपें बनाई जाती थी और इन्हें एकत्रित करके यह जो क्रिया है यह 200 वर्ष पुरानी विधि है। इससे 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी बांस पाइप में आ जाता था और सैकड़ों मीटर की दूरी तक उसे ले जाया जाता था। इस गांव ने वर्षा जल संपन्न गांव की ख्याति अर्जित की है तथा यहाँ प्रयोग किए जा रहे अन्य जल संग्रहण के ढांचों की अधिक जानकारी के लिए चित्र 3.4 को देखिए। हर गांव में लगभग 1000 मिलीमीटर वर्षा होती है तथा यहाँ प्रत्येक वर्ष 50,000 मीटर जल के संग्रहण और उपयोग किया जाता है। 20 घरों द्वारा लगभग देख सकते हैं आप कितने सारे लीटर जल एकत्रित किए जाते हैं। तो आपका जो चैप्टर है यहीं समाप्त होता है। अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप इसे पूछ सकते हैं और इसके प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करें, अपने कॉपी में लिखें तथा जो भी बांध परियोजनाएं हैं उनके नामों को लर्न करने की कोशिश करें कि सबसे बड़ी बांध परियोजना कौन सी है, आप जिस राज्य में रहते हैं वहाँ कितनी बांध परियोजनाएँ हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हुआ हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।